Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to solve and discuss CBSE 2025 compartment paper of class 10th Introduction to Financial Market. तो it was very much unexpected कि बच्चों का इस पेपर में सप्लीमेंट्री उनको पेपर देना पड़ा, कंपार्टमेंट उनको रीटेस्ट आया. सो यू शुड नॉट डू लाइक दिस. आप अगर पेपर आपने कोई सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो उसके लिए मेहनत करके आपको अच्छे नंबर से पास होना है. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट यू ऑलरेडी नो, पेपर 50 मार्क्स का है और 2 आवर्स का पेपर है. राइट, ये सब चीज़ें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ. एंड पेपर में आपके इन जनरल 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी. टोटल 21 क्वेश्चंस आएंगे. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप है. 21 क्वेश्चंस टोटल हैं जिसमें से 15 अटेम्प्ट करने. राइट, एंड सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, टोटल 24 मार्क्स का है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं. एंड दिस इज फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है. सो लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? द आंसर इज एक्सप्रेशंस. राइट, तो 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट आपको लिखना है. और जब आप पेपर में लिखेंगे आप ऐसे इसको लिखेंगे, आंसर 1 पार्ट 1 ऑप्शन ए एंड एक्सप्रेशन. पूरा इस तरह आप लिखेंगे. नाउ पार्ट 2, it can harm our emotional and physical health and limit our ability to function well at home, in school and within our relationships. Identify this term. तो स्ट्रेस है. राइट, स्ट्रेस से हमें हमारी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचता है. ठीक है, और हम अच्छी तरह काम नहीं कर पाते, चाहे स्कूल में हो चाहे होम में हो, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं. नाउ पार्ट थ्री में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ? सो इट इज डी पार्ट, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ये स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल नहीं है. राइट, बाकी जो है, आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ. ये स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ये भी स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है. आई प्ले द गिटार, ये भी स्ट्रेंथ का है. लेकिन आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ये स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल नहीं है. फोर्थ पार्ट, टू मूव एन आइटम you need to click it, then holding the mouse button down, move the item to a new location. After you move the item to a new location, you release the mouse button. This is called drag and drop. Fifth part, entrepreneurs जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज से जो सोसाइटी को बेनिफिट करती है. सो सम entrepreneur वर्क टुवर्ड्स सेविंग द एनवायरनमेंट. कई क्या करते हैं, मनी देते हैं ताकि स्कूल हॉस्पिटल बिल्ड हो पाए. तो इस तरह लोग, पीपल एंड एरियाज अराउंड देम बिकम बेटर. तो कौन सा रोल परफॉर्म किया है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स ने? द रोल इज दे हेल्प द सोसाइटी. Sixth part, when an environmentally friendly way for production of power is using solar energy or energy from the sun, which is अनलिमिटेड. सोलर एनर्जी सबको पता है वो अनलिमिटेड है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 6 में से आपको 5 करने हैं. हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है. द टर्म डिवेंचर इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. डिवेंचर्स कौन इशू करता है? प्राइवेट कंपनीज, है ना, तो इसलिए हमने मार्क किया प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. Part 2, which of the following is not considered as the power of SEBI? इनमें से 3 जो है वो SEBI के पावर्स हैं. SEBI क्या है आपको पता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. राइट, तो एक जो है वो पावर नहीं है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है. सो आउट ऑफ दिस, रेगुलेटिंग द फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट, ये पावर नहीं है. दिस इज नॉट अ पावर ऑफ SEBI. राइट,
Okay. So next part is third one. Just a second, beta. Yeah. Third is it finalizes the list of eligible allottees after deleting the invalid applications and ensures that the corporate action for crediting of shares to the demat account of the applicant is done and the dispatch of refund orders to those applicable are sent. Who is it? So it is registrar. जो रजिस्ट्रार है वो फाइनलाइज करता है कि कौन है अलॉटीज, ठीक है, इनवैलिड एप्लीकेशंस जो है उनको डिलीट करता है, इंश्योर करता है कि कॉर्पोरेट एक्शन फॉर क्रेडिटिंग ऑफ शेयर्स टू द डीमेट अकाउंट इज डन। तो ये सब रजिस्ट्रार का काम है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज seventh, it refers to the periodic interest payment that are made by the borrower, who is also the issuer of the bond, to the lender, the subscriber of the bond। चार ऑप्शंस हैं, तो एक बारी आप चारों को पहले पढ़िए और देखिए विच वन इज द राइट आंसर, राइट। सो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? कूपन बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट एज कूपन। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम नहीं ट्रेड करते। सिक्स पार्ट, these funds invest in companies spread across sectors. These funds are generally meant for risk-averse investors who want a diversified portfolio across sectors. तो आपको these funds invest in companies, कौन से फंड की बात कर रहे हैं हम? डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात कर रहे हैं। ये फंड्स क्या होते हैं? ज्यादातर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, जिनको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप एक ही जगह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग जगह में कुछ आप पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा रहे हो, कुछ डिबेंचर्स में लगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फंड। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है और 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 नंबर का है। सो लेट्स स्टार्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स विद पोस्ट ऑफिस, insurance, provident fund, pension fund, etc. और security markets related instrument like share, bond, debentures, ये किसके example हैं? They are example of financial assets, right? So next part is, हम नीचे आते हैं। अभी हिंदी में भी आप देख रहे हो कि पेपर हिंदी में भी होता है और एक से फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको इंग्लिश में दिखेगा, क्योंकि जो बच्चे हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो उनके लिए है। सो then the group of market participants that collectively facilitate interaction between investor and issuer, जो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो दे एक्ट एज अ मिडल मैन, किसके बीच में? बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स। जो सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर्स जो इशू करती है कंपनी, उनके बीच में, और इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं उन शेयर्स में, उनके बीच में कौन मिडलमैन की तरह काम करता है? उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज, राइट। देन थर्ड, which statement is not correct about the role of SEBI in issue? तो इनमें से तीन फिर से जो है, they are the role which is performed by SEBI, एक नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना है। You can stop the video, pause the video, वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए चारों ऑप्शंस, देन आई विल टेल यू विच वन इज करेक्ट। फिर आप देखिए कि आपका आंसर भी यही आ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर इज पार्ट डी। ये जो है it is not correct about the role of SEBI. It is not the role of SEBI. SEBI also recommend issues, take any responsibility for financial soundness of any scheme. तो ये SEBI का रोल नहीं है। SEBI एक एडमिनिस्ट्रेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट को, ट्रांजेक्शन्स को, बट किसी को रिकमेंड नहीं करती या गारंटी नहीं लेती या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती अबाउट दी एनी स्कीम जहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, राइट। ओके, स्टेटमेंट 1,
Bond is a negotiable instrument evidencing indebtedness. Statement 2, bond is normally unsecured. तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि क्या सही है इसमें से. सो दोनों स्टेटमेंट ठीक है. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि बॉन्ड जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है, और बॉन्ड जो है नॉर्मली अनसिक्योर्ड रहता है. देन पार्ट 5, द क्वालिटी ऑफ एसेट अंडरलाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट कैन वेरी एट टाइम्स अंडर विच डेरिवेटिव. इट इज कमोडिटीज डेरिवेटिव्स. देन राइट द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है, इट इज earnings before interest and taxes, interest and taxes divided by interest. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. इसमें 6 में से आपको 5 करने हैं. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. So it is a product whose value is derived from the value of one or more basic variables called underlying. तो आंसर is derivative. डेरिवेटिव की हम वैल्यू डिराइव करते हैं, राइट. व्हाट इज पोर्टफोलियो? नेक्स्ट पार्ट. पोर्टफोलियो क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड एंड मैच फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इन्वेस्टर्स गोल. पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? कि अलग अलग जो एसेट्स कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट्स के, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं. सो आप लिख सकते हो इसे combination of different investment assets. Assets mixed. ठीक है. Now part 3. दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, assertion और रीजनिंग की. आपको इनमें से करेक्ट बताना है. assertion A क्या है? सेकेंडरी मार्केट्स इनेबल प्राइस डिस्कवरी ऑफ ट्रेडेड सिक्योरिटीज. और रीजन क्या है? secondary markets provide liquidity and marketability of existing securities. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड, लेकिन R जो है वो रीजन नहीं है A का. फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट. तो इसको हम बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन, कि हमने इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट किया. फिफ्थ पार्ट, अंडर द सेबी बायबैक सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1998, अ कंपनी इज परमिटेड टू बाय बैक इट्स शेयर फ्रॉम. तो आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दिए. फर्स्ट में है existing shareholders on a proportionate basis through the offer document, open market through stock exchange using book building process, third shareholders holding odd lot shares. तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ये वाली, राइट. 6 पार्ट में आते हैं. Dash is a part of subscribed capital which has been called up by the company for payment. So it is called up capital. Now question number 5. 6 में से आपको 5 करने हैं और यहाँ हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 नंबर का है. Which one of the following factor does not govern the interest rate of return? Second, according to Companies Act 2013, an offer to subscribe to security made to not more than 50% is called private placement. Third, NSE is the first exchange in the world to use satellite communication technology for trading. Its trading system is called NEAT. N-E-A-T. राइट. फोर्थ पार्ट में आते हैं. यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है assertion रीजनिंग से रिलेटेड. assertion क्या कह रहा है? Dematerialized shares have distinctive numbers. और रीजन क्या है? These shares are
Fungible, which means that all the holdings of a particular security will be identical and interchangeable. So यहाँ पे जो करेक्ट आपका है दैट इज, ये ऑप्शंस है, इसमें से डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि ए जो है वो फॉल्स है एंड आर इज ट्रू, राइट. So fifth part is an investor hold 100 shares of ABC Limited. कंपनीज फेस वैल्यू जो है शेयर की वो 10 रुपीज है. कंपनी डिसाइडेड टू स्टॉक स्प्लिट इन 1:1 रेशियो. What would be the face value of company share after this corporate action? तो एक इन्वेस्टर है, उसके पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 है. ठीक है, कंपनी का जो फेस वैल्यू, कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू है, अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि स्टॉक को स्प्लिट करेंगे इस रेशो में. तो अब स्प्लिट के बाद फेस वैल्यू क्या रह जाएगी कंपनी की शेयर की? इट वुड बी 5. 6 part, these shares can be traded and are redeemed after the pre-decided period. What are these shares? Preference shares. Now coming to section B, सब्जेक्टिव है ये, 26 मार्क्स का. और पहले जो है क्वेश्चंस 5 दिए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, 5 में से 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. सो क्वेश्चन नंबर 6, वी ऑल नो दैट almost all English sentences have a subject and verb, while some have object. Explain the parts of sentence. तो subject क्या होता है? Subject is person or thing that performs an action, right? And उसके बाद आपको बोला है verb. Verb describes an action. Object क्या होता है? Person or thing that receives the action. Now question number 7. समीर वॉज अ लेजी बॉय एंड ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन द थिंग. जैसे बच्चे नॉर्मली करते हैं. और उसके फादर जो है उन्होंने उनको टाइम की इंपॉर्टेंस बताई. समीर ने प्रॉमिस भी किया कि वो कभी भी पोस्टपोन नहीं करेगा कोई भी काम को. वन डे ही वन द फर्स्ट प्राइज इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज. द सेम डे उसने केयर नहीं की और नेक्स्ट डे प्राइज कलेक्ट करने गया. लेकिन प्राइज वॉज नाउ यूजलेस फॉर हिम एज इट वॉज अ टिकट टू अ सर्कस शो फॉर द प्रीवियस डे. और वो प्राइस क्या था कि वो उस टिकट थी वो सर्कस शो की, जो उसी दिन पिछले एक दिन पहले वो जा सकता था. लेकिन क्योंकि वो नेक्स्ट डे प्राइस कलेक्ट करने गया तो अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं था. उसने इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि चीज़ों को टाइम पे करना चाहिए. तो अब आपको बताना है मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट. तो टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल जिससे हेल्प होता है. टाइम मैनेजमेंट क्या है? इट इज द एबिलिटी टू प्लान and control how you spend the hours of your day well and do all that you want to do. तो टाइम मैनेजमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट? हम अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं टाइम पे. वी कैन मेक अ डेली टाइम टेबल एंड उससे हमें हमेशा बेनिफिट ही मिलता है टाइमली काम करने से. नाउ क्वेश्चन 8, लिस्ट द वीकली मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सो वीकली एक्टिविटीज है क्लीन करना कीबोर्ड को, क्लीन योर मॉनिटर, डस्ट CPU, printer, back up your data to an external drive, etc. Question 9. What is career? Mention 2 ways a person can earn a living. Career क्या है? कोई भी path of work that a person takes for life. तो there are 2 ways to earn a living. Self employment, जिसमें आप खुद अपना काम करते हो. Wage employment, when you work for others. Now 10th, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनिवर्सल हैं. ठीक है, एंड मेन एम क्या है? पॉवर्टी एंड करना, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना. तो आपको अब ये इसमें बताना है 4 सस्टेनेबल गोल्स. तो कोई भी आप बता सकते हो. नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, एक्सेट्रा. क्वेश्चन नेक्स्ट 6 में से 4 करने हैं. हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. ओके, तो ये सारा जो पैराग्राफ दिया है ये कंपनीज के बारे में बताया कि कंपनीज पब्लिक इश्यूज फ्लोट करती है, राइट. इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए कि शेयर अप्लाई करने से पहले वो कंपनी का पोटेंशियल देखें, गाइडलाइंस देखें सेबी ने क्या इशू की है,
ठीक है, डिस्क्लोजर्स पढ़े जिसमें इंफॉर्मेशन दी है कि क्या रीज़न है, क्यों फंड्स कंपनी रेज कर रही है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दिया होता है ना। सो एक्सप्लेन हु प्रिपेयर्स द प्रोस्पेक्टस। तो आपको इसमें बताना है कि पब्लिक इशू ऑफ कंपनीज आर हैंडल्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स। एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट अप्रेज। क्या करते हैं मर्चेंट बैंकर, फाइनलाइज करते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट, प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करते हैं, एंड प्रोस्पेक्टस भी प्रिपेयर करते हैं। बट ये जो प्रोस्पेक्टस जो प्रिपेयर करते हैं, इट इज सबमिटेड टू सेबी फॉर इट्स अप्रूवल। नाउ क्वेश्चन 12, ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज जो है, ट्रेडिंग जो होती है स्टॉक एक्सचेंज में, पहले ओपन आउटक्राई सिस्टम से होती थी, जिसमें इन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था। लोग बिडिंग करते थे, है ना, और जिसकी बिड सबसे ज्यादा होती थी उसको अलॉटमेंट होती थी। लेकिन अब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और इनएफिशिएंट था। तो इसलिए ये दिस इम्पोज लिमिट ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम। हाउ वाज दिस डेफिशिएंसी ओवरकम। तो ये डेफिशिएंसी कैसे ओवरकम की। ताकि एफिशिएंसी हो, लिक्विडिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया ओवरऑल स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। क्या किया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पे मेंबर जो है वो पंच करता है कंप्यूटर पे, प्राइस कंप्यूटर पे पंच करता है इनटू दी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसको सिक्योरिटी किसकी खरीदनी है, किस प्राइस पे खरीदनी है, ठीक है। एंड दिस वे जो ट्रेडिंग सिस्टम की डेफिशिएंसी थी वो रिमूव हो पाई। नाउ व्हाट इज मेंट बाय दिस ISIN। इसकी फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, मैं लिख देती हूँ। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। ये कोड्स हैं, 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है, और ये हर सिक्योरिटीज को असाइन किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अंडर रोलिंग सेटलमेंट ऑल ओपन पोजीशंस एट द एंड ऑफ द डे mandatorily result in payment delivery and days later. Currently trades in rolling settlement are settled on T+2. What does T and +2 stand for? तो T का आपको पता है, T stands for trading day, T का मतलब है ट्रेडिंग डे, और +2 का मतलब है सेटलमेंट डे। सो लिस्ट द फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और चेयरमैन स्टेटमेंट आती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब मेंशन होता है, नोट्स टू अकाउंट्स विच आर अटैच टू द बैलेंस शीट बताई जाती है। क्वेश्चन 16, आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ COGS, अपॉन एवरेज स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, राइट। और एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो आपका नेट सेल्स कितना है, 2 लाख, नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000, और आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ये दिया हुआ है 1,50,000। इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ऊपर तो हो जाएगा 1,50,000, और नीचे कितना हो जाएगा ये 2। 1,50,000 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 75,000।
राइट। सॉरी, आपका ये 1,50,000 है ना, तो नीचे 75,000 आएगा। एक मिनट, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 2 टाइम्स, राइट। नाउ 5 में से 3 करने हैं आपने, और यहाँ हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। आपको फ्लोर प्राइस बताना है। फ्लोर प्राइस क्या होता है? लोवेस्ट प्राइस होता है एट विच आईपीओ में बिड ऑन। तो इन्वेस्टर्स जो है वो फ्लोर प्राइस बेसिकली लोवेस्ट और मिनिमम प्राइस बोलते हैं जिसपे बिडिंग इन्वेस्टर्स करते हैं, राइट। इन्वेस्टर में बिड ऑन द बुक बिल्ड आईपीओ एट एनी प्राइस विद इन द कंपनी प्राइस रेंज। अच्छा, प्राइस बैंड क्या होता है एंड हु डिसाइड दिस प्राइस बैंड? तो प्राइस बैंड में आपको जो है यहाँ इट्स अ प्राइस फ्लोर एंड कैप। तो ये होता है फ्लोर प्राइस, एक फ्लोर प्राइस होता है और एक कैप प्राइस होता है। तो इसके इस रेंज को हम बोलते हैं प्राइस बैंड। जैसे अगर शेयर्स का मिनिमम प्राइस 100 है और मैक्सिमम 150 है, तो इसको ये 100 को बोलते हैं फ्लोर प्राइस और 150 को बोलते हैं कैप प्राइस। तो इसी के बीच में जो है इस रेंज को हम बोलते हैं प्राइस बैंड। इसको कौन डिसाइड करता है? सो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो जो सेबी है वो तो ये नहीं, इट डज नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी जो है ये प्राइस बैंड डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर्स। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द इन्वेस्टर लुक एट द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ कोट ऑन स्टॉक ऑफ से XYZ लिमिटेड, तो ये बिड दिया है बाय साइड से और आस्क दिया है सेल साइड से, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय आस्क प्राइस और बिड प्राइस। ये मैं डिटेल वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे एक बार आपको पता होना चाहिए कि आस्क प्राइस क्या होता है। इट इज व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग। सो दिस इज द प्राइस एट विच there is seller who is ready to sell the stock. तो seller जो है he will sell the stock if he gets the quoted ask price. और bid price क्या होता है? It is the price that you need to know when you have to sell a stock, right? So it is a price at which there is ready buyer for the stock. Now identify the best bid order from the above table. तो above table में से जो it is ये वाला सेकेंड पार्ट का आंसर है 1000 क्वांटिटी एट 50.25 प्राइस। सो ये बेस्ट बिड ऑर्डर है और बेस्ट सेल ऑर्डर हमें बताना है, तो ये है इट इज 2000 एट 50.35, राइट। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड फंड एंड क्लोज एंड फंड। ओपन एंड फंड्स क्या होते हैं? ये ज़्यादा दे ऑफर हाई लिक्विडिटी। इस इन्वेस्टर्स जो हैं इनको अलाउ करते हैं ये वाले फंड्स कि वो अपने यूनिट्स जो है दे कैन बाय और सेल एट एनी टाइम। तो इसलिए लिक्विडिटी होती है इन्वेस्टर्स को जो है दे कैन बिकॉज दे कैन बाय एंड सेल शेयर्स एट एनी टाइम, जब भी उनको ज़रूरत होती है। तो इससे इट इंश्योर्स लिक्विडिटी, इट ऑफर लिक्विडिटी। और क्लोज एंडेड क्या होते हैं? इस पर लिक्विडिटी नहीं होती है, लॉक इन पीरियड होता है। तो जो इसलिए इन्वेस्टर्स क्या है दे प्रेफर ओपन एंड फंड, क्योंकि जब भी उनको पैसे की जरूरत है दे कैन सेल द शेयर्स, दे कैन सेल द फंड्स एंड दे कैन हैव द मनी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 19 है, हमारा 20th है। There are different corporate actions that an entity can choose to initiate. Corporate actions have impact on stock prices. So good understanding of corporate actions give a clear picture of the company's financial health and determines whether to buy or sell a stock. तो इस कंटेक्स्ट में आपको कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब बताना है और अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस के जो हैं वो बताने हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन जो कंपनी लेती है जिसका इम्पैक्ट उसके शेयर होल्डर्स वैल्यू पे पड़ता है, राइट।
सो कॉर्पोरेट एक्शन का बहुत इम्पैक्ट होता है सिक्योरिटी के प्राइस में. तो व्हेन अ कंपनी अनाउंसेस द कॉर्पोरेट एक्शन, so it is initiating a process that will bring actual change to its security. तो जो भी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी लेती है उसका इम्पैक्ट आपको सिंपल यही समझना है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, सिक्योरिटी के प्राइस पे पड़ता है. तो किस तरह के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन. डिविडेंड्स मैं लिख देती हूँ, डिफरेंट टाइप्स में आ जाएगा आपका. ये बेटा मैं डिटेल वीडियो में करा दी है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ, तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं. राइट इश्यूज, बोनस इश्यूज एक्सेट्रा. एंड उसके बाद है एक्सप्लेन कॉर्पोरेट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस. सो कंपनी एनालिसिस या कॉर्पोरेट एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को असेस करना, देखना कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एक्सेट्रा. और फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, कंपनी कैसा कर रही है और प्रोस्पेक्ट्स क्या है बिजनेस के फ्यूचर में. राइट. तो मेन कंपनी अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको कैसे जज करती है, बहुत सारे वेज होते हैं. अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करती है, प्राइस अर्निंग रेशियो देखती है एक्सेट्रा. तो एंड कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको समझा जाता है, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट. तो दीज आर द वेज. सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.